Finally, we are live. Hello everyone, welcome to Infinity Learn NEET by श्री चैतन्या। भाई लास्ट के 20 मिनट से हम वेट कर रहे हैं कब इंटरनेट बाबा की कृपा होगी और कब हम स्टार्ट कर पाएंगे अपना सेशन। A very very good evening and warm welcome to Infinity Learn by श्री चैतन्या। बच्चे की एनसीईआरटी सारांश आपकी सीरीज है जिसमें हमने इकोलॉजी के 2 चैप्टर निपटा दिए हैं। आज बारी है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की। गुड इवनिंग एवरीवन, कैन आई सी द यूट्यूब? मेरे प्यारे बच्चे जो वेट कर रहे थे इतनी देर से, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आप डॉक्टर बनने जा रहे हो ना। जितना पेशेंस होगा, मोर पेशेंस विल गेट यू मोर पेशेंट्स। जितना आप में पेशेंस डेवलप होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट को आप ट्रीट भी कर पाएंगे। यस एवरीवन, सो वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की बेहतरीन सी कक्षा को, विच इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जैसा कि हर एक क्लास में मैम आपको बता देती है कि किस पार्ट पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। आज भी हम बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, कितने क्वेश्चन से मुझे याद आया, कल आप बच्चों के लिए 6 बजे लेकर के आ रही हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सेशन। सी, अगर मैं देखूं कि हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स निकल के आएंगे जिससे हर बार हर साल क्वेश्चन आ रहा है नीट एग्जाम में, तो वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे ताकि आप 350 प्लस मार्क्स डेफिनेटली लेकर के आ सको। तो 6 बजे का लाइव जरूर आना है बच्चों ने। इसके साथ वी हैव मॉक टेस्ट 2। मॉक टेस्ट 1 आप बच्चों ने सॉल्व किया एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने एनालाइज उसको किया होगा बिकॉज मैम बार बार बोल रही थी ये बात, तो इतनी बात तो आपके जहन में आ गई होगी कि उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स में आपको मिस्टेक लगी, जिस भी क्वेश्चन में आपने गलती करी, उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पढ़ के आपको कल आना है मॉक टेस्ट 2 में। एंड यू नो इट वेरी वेल कि भैया ये मॉक टेस्ट पेपर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम श्री चैतन्या। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। अगर मैं बात करूं कहां से सवाल आपका आता है तो मैं यहां लिख देती हूं बच्चे, पहला टॉपिक जिससे क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से पूछा जाएगा दैट विल बी एग्जांपल्स ऑफ एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं मेरे बच्चे, उस पे एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि कितने हॉटस्पॉट है बताइए जी, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है बताइए जी, कितने नेशनल पार्क है, क्या इन सिटू है, क्या एक्स सिटू है। मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ जाएगा कि आपको मैच करना है। आपको दिया हुआ है इन सिटू, एक्स सिटू, एग्जांपल्स दे दिया आपको, वी हैव नेशनल पार्क, वी हैव सेक्रेड ग्रोव्स, वी हैव हॉटस्पॉट्स, आपको मैच करना है विच इज इन सिटू, विच वन इज एक्स सिटू। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ऑलराइट, यस दिव्यांशी, गुड इवनिंग एवरीवन। yes, good evening. So that is the most important part from this particular chapter. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ यहाँ से आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वो क्या क्या डेफिनेशन है, वो सारी लाइंस ऑफ एनसीईआरटी थ्रू आउट द लेक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी कि किस पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन पहले पूछा गया है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या होता है, काफी बार उस पर सवाल आता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे मैं कहूंगी हर साल क्वेश्चन आता है, रेयरली ऐसा होता है कि वहां से क्वेश्चन नहीं आया। इनफैक्ट सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है, जो हम बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। वो क्या टॉपिक है? दैट टॉपिक इज योर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो आपके इविल क्वार्टलेट्स है, that is very 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 important. Which one is the main character? ये भी आपसे पूछ लिया गया है एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं जी आज के लेक्चर की। एक एक लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाती जाऊंगी, एनसीईआरटी के किस कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं आपको बताती हुई जाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। बायोडाइवर्सिटी, भैया बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक बात है। डाइवर्सिटी मतलब हम बात कर रहे हैं वैरायटी की, तो आपकी कितनी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है ऑन अर्थ, दैट वुड बी बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी माय डियर किड्स इज द एनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की टर्म किसने दिया है, दिस टर्म वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन साहब ने ये टर्म दिया था।
बायोडाइवर्सिटी को आप ये देखते हो विभिन्न प्रकार की वैरायटी है, ये हमने समझा। अब जो ये वेरिएशन आ रहा है, ये जो डिफरेंशिएशन आ रहा है, दैट कुड बी बेस्ड अपॉन 3 डिफरेंट फैक्टर्स। उस पर्टिकुलर एरिया के मैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर सकती हूँ, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स वहां पे प्रेजेंट है जीन वाइज क्या उसमें डिफरेंस है। दूसरी चीज मैं उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कर सकती हूँ कि क्या अलग अलग टाइप की स्पीसीज वहां पे प्रेजेंट है। तीसरी मैं बात कर सकती हूँ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तीनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। मैं देख लेती हूं कौन कौन से बच्चे मेरे। मोहम्मद परवाज इज देयर, गुड इवनिंग बेटा। अयात 90 फ्यूचर डॉक्टर इज ऑल्सो देयर, गुड 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 इवनिंग बेटा। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है जी आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी? मैं बात करूंगी एकदम सूक्ष्म लेवल से, सबसे स्मॉल लेवल से, विच इज योर जीन्स। सो वेरिएशंस इन द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन अ स्पीसीज बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल देखें, गर्मी का सीजन है, भर भर के मैंगो आने वाले हैं, लेकिन मैंगो में कौन सा मैंगो खाया जाए? मैं हाफुस खाऊं या फिर मैं तोता वाला आम खाऊं, है ना। ये अलग अलग वेराइटीज होती है। ये वेराइटीज, these thousands of varieties of mango is due to your genetic diversity. Genes में difference है, that's why we have various varieties of the mango which are coming into the market. ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे एग्जाम्पल की, वेरी गुड इवनिंग। वी हैव 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ द राइस। राइस के अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। व्हाइट राइस में ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं। खीर वाला चावल अलग है जी, पुलाव वाला चावल अलग है जी, जिससे बिरयानी बनानी है वो राइस बिल्कुल डिफरेंट होगा। आजकल डाइट का चलन है तो ब्राउन राइस आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा। भूटान में रेड राइस आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये जो वैरायटी है आपकी राइस की, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू योर स्पीसीज डाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल। स्पीसीज के लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है उसको आप स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स, दे हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी स्पीसीज आपकी प्रेजेंट होगी। बट नेचुरल, जहां पे ज्यादा एमिएबल कंडीशंस मिलेंगी वहीं पे ही वो ऑर्गेनिज्म कल्टीवेट कर पाएगा, वहीं पे ही वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। कुछ उस एरिया के हिसाब से एडेप्टेशन भी हो जाएंगी। यस एवरीवन, मूविंग ऑन टू द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच इज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम्स within a geographical location in is your ecological diversity। तो आपका 3 डिफरेंट टाइप का हमने समझा डाइवर्सिटी को। जेनेटिक, अगर मैं जीन के लेवल की बात करूं, स्पीसीज, एंड थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यस एवरीवन, एम आई क्लियर टू ऑल माय बच्चास आउट देयर? एम आई क्लियर? चैट में थोड़ा एक्टिविटी बरकरार रखें। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, चैट बॉक्स में जरूर मुझे बताते हुए चले। यस एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जी, मूविंग अहेड टू 2 graphs representing global diversity। डायरेक्ट सवाल की बात करूंगी। मुझे पता है मेरे बच्चे रिवाइज करके बैठे हुए। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की, मुद्दे की बात तुम लोगों से करने आई हूं। यहाँ पे इनवर्टिब्रेट के अंदर तुमने ये ग्राफ देखा होगा अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी में। देखा है? देखा है? यस और नो इन द चैट बॉक्स। देखा है इनवर्टिब्रेट में ये वाला ग्राफ तुम्हारी प्यारी एनसीईआरटी में? वर्टिब्रेट में ये वाला ग्राफ आप बच्चों ने देखा होगा। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद इनवर्टिब्रेट। ये इतना वाला पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय योर इंसेक्ट। तो किसी भी एरिया में इंसेक्ट्स की मात्रा, अमाउंट सबसे ज्यादा होगी। देन वी हैव मोलेसिस, देन वी हैव क्रुस्टेशी, देन वी हैव अदर एनिमल ग्रुप। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ दे दिया, लिख दिया यहाँ पे A B C D, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बताना है कि A क्या है जी मेरा B क्या है, मेरा C क्या है, एंड मेरा D क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दिन रात देख रहे हैं मैम? हाँ भाई, अब तो दिन रात देखने की आवश्यकता भी है। एकदम लास्ट पड़ाव पे आप बच्चे पहुंच चुके हो। यस, मूविंग ऑन टू योर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में मेरे प्यारे बच्चों ये 50% पार्ट इज फिशेस। Then we have mammals, this is my birds, reptile and this one is amphibian। तो बस ये इसकी फोटो अपने दिमाग में चिपका लो। अगर आपको
अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली लिख पाओ कि भैया यहाँ पे मैं फिशेस की बात कर रही हूँ, यहाँ मैमल्स की, यहाँ बर्ड्स की या रेप्टाइल्स की, एंड यहाँ पे मैं एम्फीबियंस की बात कर रही हूँ। स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इंडिया की अगर हम बात करें, यस बच्चे, इंडिया की अगर हम बात करें तो नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड twice as many of animal have been recorded from India। ये सिर्फ वो है जिसका हम पता लगाया पाए हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड, जिसको अभी भी डिस्कवर करना बाकी है, जिसको हम अभी भी समझ नहीं पाए हैं, फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। यस बच्चे, तो दिस इज योर 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड इसका ट्वाइस आर एनिमल। देन इंडिया हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 8.1% टू द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये NCERT की लाइंस ही मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जी शिल्पा, वेरी गुड इवनिंग। मैं बहुत सुपर्ब हूँ बेटा, मस्त हूँ। आप कैसे हैं? कैसे तैयारी चल रही है? 28 आज हो चुकी है, लास्ट का टाइम धक धक वाला टाइम शुरू हो चुका है ना? है ना शिल्पा, दिव्यांशी, मोहम्मद परवेज, निशा, बता दो भैया चैट बॉक्स में, धक धक हो रही है कि सब कुछ कूल चल रहा है? मस्त चल रहा है। चलिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इंडिया की अगर हम बात करें बच्चे, प्रॉब्ली लेट मी गिव यू एट डाटा, जो प्योर मेरी NCERT का डाटा है। मैम ने कोई डिस्कवरी नहीं करी है, हमारी प्यारी सी किताब NCERT में ये मेंशन्ड है, विच इज प्लांट स्पीसीज मोर देन 1 लाख, एनिमल स्पीसीज का डाटा आपको दिया है, आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। सोचिए, 1 लाख से भी ज्यादा प्लांट स्पीसीज अभी भी ऐसी है जिसको कि डिस्क्राइब करना बाकी है। आप सोचिए, एकदम मस्त मैम, फुल जोश में है। चलो सुपर। तो आई एम रियली हैप्पी टू सी दीज कमेंट्स कि मेरे बच्चे डिमोटिवेट होके नहीं बैठे हुए हैं, है ना। लास्ट चीज जो आपके ब्रेन में आनी चाहिए वो है डिमोटिवेशन। नेगेटिविटी को दूर भगाओ भैया, जिंदगी बहुत छोटी है, मस्त रहो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। एग्जाम निकाल लेंगे। डिमोरलाइज हो जाओगे तो आती हुई चीजें भी गलत कर दोगे, खुश रहोगे तो बहुत कुछ जो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा वो भी अच्छे से आप कर पाओगे, है ना। जोश हाई है तो जोश तो भैया सुपर हाई ही रहना चाहिए। सो सी, देखो अब हम कहते हैं हमने इतना ज्यादा डिस्कवरीज कर लिया, हम इतने एडवांस हो गए, इतना एडवांस होने के बाद भी दीज मैनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड। तो हम भी कहीं बहुत ऊपर नहीं पहुंचे हैं, है ना। अभी भी हमारी जो साइंस है थोड़ा सा तो पीछे है, राइट। चलिए, मूविंग ऑन टू द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स। भैया प्रोकैरियोट्स की डाइवर्सिटी को मेजर कर पाना थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो देयर इज नो एस्टिमेट फॉर स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट। भाई प्रोकैरियोट आपके इतने सूक्ष्म पार्टिकल हैं, आप पेट्री प्लेट के ऊपर काउंट करते हो। अब पेट्री प्लेट पे कितना काउंट करोगे? बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए उसके लिए, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपके लगेंगे। तो वी डोंट हैव दैट मच मैन पावर, फर्स्ट थिंग, वी डोंट हैव दैट मच फैसिलिटीज, सेकंड थिंग, एंड वी कैन नॉट डू इट। रीजन बिंग, इस रूम में जहाँ पे मैम आपको पढ़ा रही है, यहाँ पे भी वी आर हैविंग एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया को क्या मैं पेट्री प्लेट पे काउंट कर सकती हूँ? द आंसर इज नो। आंसर इज नो, बिकॉज इतना ज्यादा एरिया है आपका, आप किस किस प्रोकैरियोट को काउंट करने बैठेंगे। सो द पॉइंट इज देयर इज नो एस्टिमेट स्पीसीज डाइवर्सिटी फॉर प्रोकैरियोट्स। क्या कारण है? देयर इज नो सुटेबल टेक्सोनोमिक मेथड्स अवेलेबल। कोई मेथड्स अवेलेबल नहीं है। नॉट पॉसिबल टू कल्चर ऑल द स्पीसीज। पेट्री प्लेट पे लेबोरेटरीज में इस बैक्टीरियाज को कल्चर कर पाना, काउंट कर पाना इज नॉट फिजिबल। हेलो न्यूटन बाबा, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग? हाँ, आपसे मिलती है तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप मिलती रहती है। दिव्यांशी, द फीलिंग इज म्यूचुअल, है ना। ये प्योर सिम्बायोसिस है, प्योर सिम्बायोसिस। दोनों एक दूसरे की पॉजिटिविटी के लिए आते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं लाइव क्लास लेती हूँ, ताकि आप बच्चों से मैं रूबरू हो पाऊँ। यही एक रीजन है लाइव क्लास लेने का। यस, हाँ जी, सुपर। मूविंग ऑन the next slide which says patterns of biodiversity. Here comes the topic जिससे क्वेश्चन आपका आ सकता है, स्पेसिफिकली आपके ग्राफ से। ग्राफ में कहां से सवाल आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, जानने के लिए बने रहना है पूरे के पूरे लेक्चर में। एंड
बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैं बता चुकी हूँ कल 2 सेशन प्लान है आपके, सुपर अमेजिंग मॉक टेस्ट पार्ट 2 एंड सेकंड विल बी एट 6 PM। उस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आपको बायो में 350 प्लस मार्क्स आप कैसे लेकर के आ सकते हो, क्या टॉपिक्स चैप्टर वाइज आपको जरूर पढ़ने चाहिए ताकि आप 350 प्लस मार्क्स का अपना सपना पूरा कर पाओ। 350 नंबर बायो में आ गए ना बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री को फिर एडजस्ट भी करोगे तो मजा आ जाएगा भैया, मस्त कॉलेज आपको मिल जाएगा। यस बच्चे, हाँ जी। तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में वी आर latitudinal gradient number 1, we are having number 2 species area relationship। latitudinal की बात करते हैं जी, species diversity will decrease in gradient on moving away from the equator towards the pole। इक्वेटर से अगर आप दूर जाते हैं पोल्स की तरफ तो आपकी स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड इट इज एमसीक्यू अलर्ट ऑल्सो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये वाली लाइन को यूज किया जाता है बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। ऑलराइट एवरीवन, तो ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, थोड़ा सा विस्तार से इसको हम समझते हैं। व्हाट अबाउट ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट, नाम सुना है बच्चों अमेज़न रेन फॉरेस्ट का? जरूर सुना होगा, जरूर सुना होगा। लास्ट ईयर काफी न्यूज में रहा था ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है उसको आप लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हो। इतने सारे प्लांट के स्पीसीज वहां पे प्रेजेंट है जो हम डिस्कवर कर चुके हैं। उसके अलावा भी देयर आर प्लेथोरा ऑफ स्पीसीज व्हिच आर येट टू बी डिस्कवर्ड। इसीलिए हम इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि वहां पे इतने सारे प्लांट है तो ऑक्सीजन वो रेस्पायर कर रहे हैं, CO2 अंदर ले रहे हैं, O2 बाहर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे। हाँ, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग, हमारी तो नीड्स जो है वो कितना जल्दी ग्रीड्स में कन्वर्ट हो जाती है, हम उसको भी काटने में लगे हुए हैं, हम उसको भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। तो आप सोचिए, इतनी अच्छी नेचर ने हमें धरोहर दी है, उसको हमें कंजर्व करके संजो के रखना चाहिए, ना कि वेस्ट करना चाहिए। यस शिल्पा, न्यूटन, दिव्यांशी, मोहन, यस एवरीवन, हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं बच्चे अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, धरती पे सबसे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, दैट इज ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट। मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट। 40,000 से ज्यादा प्लांट की स्पीसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज आर देयर, 1,300 species of birds are there, 427 species of mammals are there, 427 species of amphibians are there, 378 of reptiles, more than 1,25,000 of invertebrate। आप देख लो सारा डाटा, आप देख लो सारा डाटा। क्वेश्चन कभी भी ये डाटा के ऊपर नहीं आता है, बट यस यू मस्ट नो दैट अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज हैविंग द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। Am I clear to all my kids out there? Am I clear or am I clear? Everyone, हाँ जी भाई, एक्टिव नहीं हो तुम बच्चे, एक्टिव नहीं हो, थोड़ा रेस्पिरेशन हो रहा है बॉडी में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना ज्ञान कक्षा में। मूविंग अहेड टू वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मेरे बच्चे, एमसीक्यू अलर्ट में बहुत बार इस्तेमाल होता है। जिस भी एरिया में ज्यादा सोलर एनर्जी होगा बट नेचुरल, वहां की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, देयर वुड बी मोर प्रोडक्टिविटी, एंड प्रोडक्टिविटी ज्यादा मतलब वहां की डाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा होगी। भाई डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए ट्रॉपिकल के अंदर हम देखते हैं कि ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सोलर एनर्जी ज्यादा होगी तो प्लांट्स अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर पाएंगे, वहां पे बैठ के बड़े आराम से ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे इजीली। राइट बच्चे, राइट। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई है आपके इकोसिस्टम की, विच मीन्स ग्रेटर इज द डाइवर्सिटी। भाई जो बच्चे नए आए हैं, नए जुड़े हैं मेरे साथ में, सेशन को लाइक जरूर कर लो और इसको शेयर कर लो अपने सारे ग्रुप्स में, अपने सारे दोस्तों को जरूर बुला लो। ठीक है, सुपर्ब। Moving ahead to species area relationship, previous year question, hotspot area, frequently asked question, very important.
समझ लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा आपको एरिया ये देखने को मिलता है। तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट साहब ने प्रपोज किया था स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। ये क्या कहता है कि आप जितना एरिया एक्सप्लोर करो, जितना एरिया एक्सप्लोर करो उसी के हिसाब से स्पेसिस रिचनेस बढ़ती जाती है, बट अप टू एन सर्टेन एक्सटेंट, एक एक्सटेंट के साथ में ही ऐसा होगा कि वो बढ़ रही है। तो वी हैव दिस एरिया, ए ग्राफ को देख लो, बी को देख लो, ज्यादा रिचनेस आपको नजर आ रही है, मोर एरिया हमने एक्सप्लोर किया, वी हैव मोर रिचनेस। सिमिलरली सी को देख लो, ज्यादा एरिया हमने एक्सप्लोर किया, ज्यादा है रिचनेस हमारी, बट दैट वुड बी अप टू ए सर्टेन मोमेंट, एक मोमेंट तक ही ऐसा होगा। Which means species area is directly proportional to the explored area। लिख दिया मैंने। चलो जी थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाते हैं, है ना, थोड़ा मैथमेटिकल। बायो की बच्चों मैथमेटिकल होना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हल्का मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं। अगर हम देखिए स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू सी ए द पावर जेड। लॉग लगा दो, लॉग एस लॉग सी ए द पावर जेड, log s log c प्लस z द पावर log a। इस इक्वेशन को जैसे नागिन अपने दिमाग में छाप लेती है ना, वैसे ही इस इक्वेशन को छाप लो तुम लोग, इस इक्वेशन को छाप लो अपनी आईज के अंदर। हाँ जी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्वेश्चन मैम कहाँ से आएगा हमें ये बताओ आप, साफ साफ क्वेश्चन आएगा जी इस इक्वेशन के ऊपर। मैम किस टाइप का क्वेश्चन आता है? दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, समझा देती हूँ क्या क्या दो टाइप होते हैं। टाइप 1 ऑफ द क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया, यू हैव टू फाइंड आउट the correct equation which depicts spaces area relationship। आपसे ये पूछ लिया जी, ठीक है। आपने बताए चार ऑप्शन दिए हैं। न्यूटन बेटा क्या नहीं समझ आया बता, मैं वहीं से रिपीट करती हूँ, क्या नहीं समझ आया? मैंने कहा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में आपको समझाने लग रही हूं। मैंने कहा कि जितना एरिया एक्सप्लोर करेगी उतना ही स्पीसीज की रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन एक एक्सटेंट तक ही ऐसा होगा। इसीलिए मेरा जो ग्राफ है वो हाइपरबोला आता है। अगर हमेशा ऐसा होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है जी, एक एक्सटेंट तक ही ऐसा होगा। उसके बाद में तो बहुत सारे आपके कंस्ट्रेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि रिजर्वॉयर उतना ज्यादा नहीं है, है ना, एरिया जो है वो लिमिटेड है। हाँ जी बिल्कुल, नागिन की तरह छाप लो इस इक्वेशन को। अब हम बात कर रहे थे बेटा न्यूटन की, ये स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया विच हैज बीन एक्सप्लोर्ड। तो s इज इक्वल्स टू सी ए द पावर z मैंने लिख दिया, ठीक है। log s इज इक्वल्स टू log c a द पावर z मैंने लिख दिया, log s प्लस log c प्लस z log a। अब ये वाली जो इक्वेशन है इस पे बेस्ड आता है जी क्वेश्चन देख लेते हैं जी कैसे। नंबर 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन, करेक्ट इक्वेशन आपसे पूछ लेगा, बता दो जी। यहाँ पे एग्जामिनर माइनस ऐड कर दे, यहां से z को गायब करके यहां ऐड कर दे, यहां से log c ना लिख के log a लिख दे। इस टाइप की मॉडिफिकेशंस जो है वो एग्जामिनर आपका कर सकता है। आया समझ? फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा हो सकता है? सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में मेरे बच्चे, क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि भैया ये इक्वेशन आपको दे दिया, पूछ दिया, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा you have to tell me what this C represents। तो C is y intercept। You have to tell me what this Z represents। It is your slope of the line which is regression coefficient। तो दो टाइप के सवाल यहां से आएंगे, बार बार लगातार निरंतर यहां से क्वेश्चन आता है। MCQ अलर्ट है ये आपका, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। बस ये इक्वेशन आपको याद रखनी है अच्छे से। यहाँ पे S क्या है, C क्या है, Z क्या है, A क्या है। कभी भी नीट एग्जाम में तुमको सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरी चेक करेगा कि डू यू हैव इनफ मेमोरी टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ द टेबलेट टू योर पेशेंट और नॉट। इतना ही चेक करा जाएगा, ये नहीं चेक होगा कि कितना आप मैथमेटिकल हो, है ना। 1 घंटा मैंने काउंसलिंग करी तो कितना पैसा इसका बनना चाहिए, इतना मैथमेटिकल दिमाग आपका चेक नहीं करता एग्जामिनर, ठीक है। पेपर लीक कर दे, हाँ अभी करते। गरिमा द्विवेदी मैम मुझे एक डाउट है,
कोर्डेटा में सर्कुलेशन सिस्टम कैसा है बेटा? गरिमा द्विवेदी मैडम पढ़ाती है भाई बॉटनी, है ना। प्लांट्स का कोई भी डाउट हो मेरे बच्चे पूछ ले मेरे बच्चे गरिमा द्विवेदी, प्लांट का कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लो, है ना, ठीक है। चलो सुपर, इस चैप्टर पूछ लो, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में कोई डाउट हो पूछ लो, इकोलॉजी में डाउट हो वो पूछ लो, ठीक है। हाँ जी दिव्यांशी, चलो पेपर लीक करने की बारी आ गई है। ये पेपर लीक हमने कर दिया 4 नंबर। तो दिव्यांशी कल होने वाला है 6 बजे अपने चैनल पे, 6 बजे पूरा पेपर लीक हो जाएगा। कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, हर बार किस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन बन ही जाएगा, इसकी हम बात करेंगे कल 6 बजे on the same channel Infinity Learn NEET by श्री चैतन्य। All right, moving ahead to, भाई ये हम बात कर चुके हैं, इसकी मैं समझा चुकी हूँ कैसे कि आप ये S का वैल्यू पता होना चाहिए, C क्या है, log A क्या है, Z क्या है, ये आपको समझ आना चाहिए and you will be able to solve all the question, ठीक है। कम्युनिटी स्टेबिलिटी क्या होता है बच्चा लोग? ए ग्राफ को देखो, ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है माने ज्यादा स्टेबल है। बी को देखो, लेस स्पीसीज डाइवर्सिटी है, कम टाइप की स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये हुआ लेस स्टेबल कम्युनिटी है, यहाँ पे लेस स्टेबल कम्युनिटी होगी, ठीक है जी। तो ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी मींस मोर स्टेबल, कम है मींस इट इज लेस स्टेबल। मूविंग अहेड टू, जस्ट सेकेंड, हाँ 2 बारी प्रेस कर दिया मैम ने, इसके लिए हम क्षमा याचना मांगते हैं। चलते हैं आगे, कम्युनिटी स्टेबिलिटी को समझते हैं जी आगे। नॉट मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर। रेजिस्टेंस टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, भाई कोई भी कम्युनिटी को आप स्टेबल कब कहेंगे? जब आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ चुके हो, आपकी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस नहीं है हर एक साल में, कोई भी ओकेजनल डिस्टर्बेंस जो आते हैं उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस टू इनवेजिव बाय एलियन स्पीसीज, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आप सपोजिंगली रहते हो नोएडा में, है ना, तो नोएडा का जो पानी है वो बेकार है हमें पता है, लेकिन इस पानी से आपके हेयर पे, आपके स्किन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ना, तो आप यहाँ पे स्टेबल हो चुके हो। तो सिमिलरली अगर हम बात करें इकोसिस्टम में किसी कम्युनिटी की स्टेबिलिटी की, तो कोई वेरिएशन नहीं दिखनी चाहिए। बाहर से आप कुछ ऐड भी कर दो तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए। कोई डिस्टर्बेंस भी अगर आप ला दो तो भी वहां पे वो अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्पीसीज अच्छे से वहां पे सरवाइव कर पाए, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए मूविंग अहेड टू डेविड टिलमन्स, ही डिड लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट मेथड। इन्होंने आउटडोर प्लॉट्स को यूज किया, इन्होंने कनेक्ट कर दिया बिटवीन कम्युनिटी स्टेबिलिटी एंड स्पीसीज रिचनेस को, दोनों को कनेक्ट कर दिया आपके डेविड टिलमन साहब ने। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं अब तक, बट यस आपका एग्जामिनर का फ्रेम ऑफ माइंड आपको नहीं पता है, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एनसीईआरटी की लाइन है तो आप भी समझ लीजिए, डेविड टिलमन साहब ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कनेक्ट कर दिया कम्युनिटी स्टेबिलिटी को विद योर स्पीसीज रिचनेस। ठीक बात है जी। चलते हैं आगे एमसीक्यू अलर्ट पे, एमसीक्यू अलर्ट पे आ जाओ जी। प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, विच इज राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। भाई सवाल ये आता है मेरे जहन में कि इतनी सारी स्पीसीज हैं, अब हम ये भी बात करते हैं कि इतना पोल्यूशन हो गया है, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो जो स्पीसीज है क्या वो एक्सटिंक्ट हो जाती है? हाँ जी, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो उस स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने से उस इकोसिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है, इसकी हम बात करेंगे। क्या वो इकोसिस्टम का पूरा फंक्शनैलिटी ही डिस्टर्ब हो जाता है या वो इकोसिस्टम थोड़ा सा ही गड़बड़ होता है? यस और नो, इसकी हम बात करेंगे इन द राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। तो राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस ने एक एरोप्लेन के एग्जाम्पल के बेसिस पे हमें एक्सप्लेन किया। एरोप्लेन को आप कहते हैं दिस इज योर इकोसिस्टम, जो राइवेट है वो आपकी स्पीसीज है। मतलब अगर मैं बात करूं, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं क्लास में, एरोप्लेन के अगर आप कुछ कुछ पार्ट्स लेकर के जाना शुरू करो, मान लो शिल्पा ने क्या किया, वहाँ की सीट्स उखाड़ के लेके चली गई। दिव्यांशी कहते हैं मैम जो सीट के आगे ना वो डिस्प्ले होता है, मुझे वो बहुत पसंद है, वो डिस्प्ले उखाड़ के लेके चली गई है। न्यूटन बाबा कहता है कि मैम मेरे को तो ना पायलट वाले बाहर जो मोबाइल लगा होता है, जो कनेक्टिविटी होती है, वो मुझे बड़ी पसंद है। तो न्यूटन ने वो निकाल के लेके चला गया। तो सबने एक एक स्पीसीज को रिमूव कर दिया।
तो ये स्पीसीज को रिमूव करने से उस एरोप्लेन की ओवरऑल फंक्शनैलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ मुझे? बहुत माइनर फर्क पड़ेगा। लेकिन गरिमा कहती है कि मैं तो ना इसे एरोप्लेन के पंख ही लेके चली जाऊंगी। अब जब गरिमा ने उस पंख को ही उड़ा दिया तो क्या मेरा एरोप्लेन उड़ पाएगा? यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या मेरा एरोप्लेन उड़ पाएगा? यस और नो इन द चैट बॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट्स रिमूव तो न्यूटन ने भी करे, पार्ट्स रिमूव तो दिव्यांशी ने भी करे, शिल्पा ने भी करे, लेकिन गरिमा के पार्ट रिमूव करने से ही प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि जो पंख है एरोप्लेन के, दैट इज द की पार्ट। इसीलिए जो इकोसिस्टम है उसमें भी कुछ की स्पेसेस होती है, अगर वो एक्सटेंट हो जाए, अगर वो रिमूव हो जाए तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी इकोसिस्टम की डिस्टर्ब हो जाती है। बट कुछ ऐसी भी स्पीसीज है अगर वो रिमूव हो जाए तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। हाँ, आया समझ शिल्पा, दिव्यांशी? हाँ जी, तो यही बात हम कर रहे हैं भाई। जो विंग्स है वो मेरी की स्पीसीज है, इसको हटाने से तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। ये क्रिटिकल है उस इकोसिस्टम के लिए, तो एरोप्लेन के लिए भी क्रिटिकल है उसके विंग्स। इसको अगर आप ले जाएंगे तो भैया ये पूरा एरोप्लेन ही फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक बात है जी। दिस इज योर राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। नाउ लेट्स लीक द पेपर। पेपर लीक टाइम। 4 नंबर बच्चा लोग। अभी आगे मैं जो 3 मिनट तुम्हारे कंज्यूम करूंगी उस 3 मिनट में 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। पेपर लीक कर दिया मैम ने, है ना? पेपर लीक कर दिया। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई हमने बात करी कि बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी, कितना वैरायटी जो आपका ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट है, दैट वुड बी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी आपकी लूज हो रही है, ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटेंट हो रहे हैं, तो क्या रीज़न है, क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्सटेंट हो रहे हैं? यस, सो कॉलोनाइजेशन ऑफ पैसिफिक आइलैंड लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। इतने सारे बर्ड्स का एक्सटेंशन हो गया। तो भाई क्या डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। IUCN की डाटा के हिसाब से 2004 का डाटा है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ NCERT, यहां लिख देते हैं जी। NCERT की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। IUCN का डाटा जो 2004 का डाटा मैं आपको समझा रही हूं, 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर्स। इतनी सारी स्पीसीज तो एक्सटेंट हो चुकी है। 338 वर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स, ये सब एक्सटेंट हो चुके हैं। सो व्हाट आर द रीजंस? क्या वजह से इतने सारे ऑर्गेनिज्म हम लूज कर चुके हैं? बी इट प्लांट, बी इट योर वर्टिब्रेट्स, बी इट योर इनवर्टिब्रेट्स, बी इट योर एनिमल। तो देख लेते हैं जी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम से पहले समझ लो ये एग्जाम्पल, देख लो जी भैया ध्यान से। एग्जाम्पल जहां से सवाल आता है क्या क्या एक्सटेंट हुआ है, डोडो मॉरिशियस, है ना? ये तुमको याद होगा, आई एम श्योर ये मेरे सारे बच्चों को याद होगा। यूवी नीट एडमिट कार्ड जल्दी आ रहा बच्चे, बहुत जल्दी आने वाला है ना, दिल को दहलाने वाला एडमिट कार्ड। वेरी सुन दे आर गोइंग टू रिलीज। यस, डोडो मॉरिशियस हो गया, क्वागा अफ्रीका से, स्टीलर सिकाऊ रशिया से, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया से। ये 4 एग्जाम्पल सबको याद है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। आई एम श्योर सारे मेरे बच्चे जो है वो याद करके बैठे हैं। यस, जो इकोलॉजिस्ट है इन्होंने ये वार्न कर दिया है हमें कि अगर करंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन चलता रहा ना तो भैया वो दिन दूर नहीं, नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन अर्थ दे विल माइट एक्सटेंट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर। आगे आने वाले 100 साल में हाफ से भी ज्यादा स्पीसीज एक्सटेंट हो जाएंगी अगर यही करंट रेट कंटिन्यू रहा तो। एम आई क्लियर? नाउ ऑल गेट सी। हाँ जी, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, तो अगले 100 साल तक हमें, भाई हमारा तो छोड़ो, हमारी जिंदगी चली गई है, तुम लोग यंगस्टर हो, जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं प्यारे, तुम लोग ख्याल रखो कि ग्लोबल वार्मिंग को बिल्कुल कम रखना है, पोल्यूशन बिल्कुल कम करना है हमें, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो कम से कम हो। एक्सटेंशन कम होगा तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। सी देयर इज अ रीजन कि नेचर ने इतना कुछ डिजाइन किया है, अदरवाइज बस ह्यूमन बीइंग को बना देता, काम चलता, उससे बिल्कुल भी काम नहीं चलता। समझ पा रहे बच्चे?
यूवी, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कमेंट, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। यस, तो काम नहीं चल पाता बच्चे, तो नेचर ने किसी कारणवश ही सारी चीजें प्लेस करी है, किसी कारणवश ही वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाए हैं, ये फूड वेब बनाए हैं, है ना, तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टेंशन की तरफ धकेलना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हाँ जी, तो आप यंगस्टर हो भैया, आप कंट्रोल कर सकते हो, अवेयर कराओ सबको, ठीक है। तो कर दे पेपर लीक, दिव्यांशी आ जाओ जी, पेपर लीक कर देते हैं। बहुत बार सवाल आया है, रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन काफी बारी, तो देख लेते हैं क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के, जिसको कि आप द इविल क्वाड्रेट भी कहते हैं। ये जो टर्म है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। क्या है इविल क्वाड्रेट, क्या है? First one is habitat loss and fragmentation, which is the most important reason. 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है इसी शब्द को पकड़ के कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ ऑल, ठीक है, पहला। दूसरा आता है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है मेरे लाल को एक्सटेंशन, एंड चौथा है मेरे बच्चे एलियन स्पीसीज इन्वेजन। चारों के बारे में डिटेल में समझते हैं। लेट्स फर्स्ट बिगिन विद द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। उससे पहले मैं क्वेश्चन लेती हूँ यूवी का, जो कह रहा है कि मैम व्हाई सिंगल सेल इज इमॉर्टल। मेरे प्यारे बच्चे, इमॉर्टल हम उसको कहते हैं जो कभी मरता नहीं है। तो जो सिंगल सेल है आपकी, सपोजिंगली दिस इज माय सिंगल सेल, तो ये आगे डिवाइड कर जाती है और डिवाइड करके 2 सेल्स बना देती है ना, 2 सेल्स। तो मरना मराना कुछ भी नहीं हुआ, बस इसने अपने कंटेंट को इंक्रीज किया, इसने अपने न्यूक्लियस को डबल में कन्वर्ट किया, हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, यही तो हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मोर्टेलिटी नहीं हो पाती है इमॉर्टल की, इसीलिए आप बात करते हैं बिकॉज वो कन्वर्ट हो गया है। हम ह्यूमन बीइंग हम चले जाएंगे, मैम को देखोगे तुम 25-30 साल के बाद कि मैम अब नहीं रही, है ना, बट किसी भी सेल को आप नहीं कहोगे कि हाँ जी ये सेल अब नहीं रही, ठीक है, इसीलिए आप इसको इमॉर्टल कह देते हो यूवी, सिंपल सी बात है। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं पहले रीजन की, विच इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब हम इंसान जो है वो ग्रीडी हो चुके हैं, हम हर एक फॉरेस्ट से सारी स्पीसीज को भगा रहे हैं, हम जितना हो सके उतना सब कुछ काट के बिल्डिंग्स को बना रहे हैं। इससे क्या हुआ जी, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन की वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म वहां रहते थे उनको भी तो प्रॉब्लम होगी ना, वो भी वहां से मूव करना शुरू कर देंगे। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म उस एरिया में रह रहा था, देयर वाज अ रीजन अटैच्ड टू इट। क्या रीजन था जी, वो जो कंडीशंस है वो एमिएबल थी, अडेप्ट कर पा रहा था, इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म वहां पे रह रहा था, ठीक है बच्चे। यस, तो भाई एनसीईआरटी की लाइन की बात करते हैं। ये एक लाइन, ये एक शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आया था, 2016 में एंड 2020 के अंदर। क्या था जी क्वेश्चन की लाइन में आपसे पूछ लिया था, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। बस 4 ऑप्शन दे दिया आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया, दैट वुड बी बाय हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। अगर मैं बात करूं जो कि लंग्स है प्लेनेट का, जहां पे बहुत सारे प्लांट प्रेजेंट है, वो जो सारे प्लांट होते हैं उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल पा रही है। यस, दैट इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन और फॉर कंजर्वेशन और फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड्स। उसको आप ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आप वहां पे कैटल्स को रेज कर सके, आप वहां पे सोयाबीन को ग्रो कर सके। देखिए अब आप, इतना बेहतरीन रिसोर्स जो हमें नेचर ने दिया हुआ है ऑक्सीजन के लिए, उस रिसोर्स को भी हम खत्म करने में लगे हुए हैं। जो फॉरेस्ट कवर है ये डिक्रीज हो गया है 14% से 6% तक। यू माय डियर किड्स, आप ही इसको स्टॉप कर सकते हो, बाकी कोई स्टॉप नहीं कर सकता है बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस। जितना आप अवेयरनेस स्प्रेड करोगे, आप आगे चल के किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप कुछ भी बनते हो आगे चल के फील्ड में, तो जब भी आप इस फील्ड में जाते हो तो हमेशा ये अवेयरनेस अपने साथ जरूर लेकर के जाना, ठीक है बच्चे पार्टी। यस, सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू कॉज बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। मूविंग अहेड टू, यस, देखो ये पर्टिकुलर एरिया है। अब आप सोचो मैंने डिवाइड कर दिया इसको, तो डिवाइड करने से क्या हुआ, जो प्रीडेटर है वो प्रे पे डिपेंड करता है फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट। अब प्रे ही वहां पे नहीं रहा,
पॉपुलेशन भी कम होना शुरू हो जाएगी। मैंने फिर से कहा, नेचर ने बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन की हैं सारी चीजें। अगर नेचर ने उस स्पेसिफिक एरिया में आपका पैरासाइट भी रखा है, आपका प्रे भी रखा है, तो उससे ना कुछ बेनिफिट ही है। बेनिफिट क्या है जी? सबकी पॉपुलेशन एक चेक में रहेगी। दैट इज द मेन बेनिफिट, राइट एवरीवन। तो भाई ये फ्रेगमेंटेशन की वजह से ही आपका मेजरली हैबिटाट लॉस हो रहा है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट रीजन, अगला कारण क्या है जी? अगला कारण है मेरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एक लिमिट से ज्यादा आप किसी को भी तंग करते हो या परेशान करते हो, उसको आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। यस है ना, लिमिट से ज्यादा। पड़ोस की आंटी आपको बोल रही है पिछले साल भी नीट क्लियर नहीं हुआ, इस साल भी पता नहीं तुम्हारा क्या हो पाएगा, है ना, इस साल भी तुम्हारा क्या हो पाएगा। है ऐसे रिश्तेदार तुम्हारी सराउंडिंग में, है ऐसी आंटी पड़ोस में? बता दो मेरे को चैट बॉक्स में। तो यस बच्चे, व्हाट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन? नेचर हमें बिना डिमांड किए बहुत कुछ दे रहा है। हम कल बात कर चुके हैं इकोसिस्टम की, सर्विसेज की। तो बिना डिमांड के वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन हमारी जो नीड्स है ना वो ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है। कब हम लालची हो गए हमें पता नहीं चला। जस्ट लाइक माय सिस, है ना। हाँ ऐसा होता है, सबके साथ होता है। कब हम लालची हो गए हमें पता ही नहीं चला। तो जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी इन द लास्ट 500 ईयर्स ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज्यादा अगर आप उसको एक्सप्लॉयट कर लेते हैं तो। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। आप सोचिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई 10 स्पीसीज बड़ा मजे से रह रही हैं, सबका अपना अपना एक काम डिवाइडेड है, सबका अपना अपना एक फंक्शन है उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। बट सडनली किसी दिन मैं उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए बाहर से कोई स्पीसीज ला करके इंट्रोड्यूस कर दूं, क्या होगा जी? सबका सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। जो 10 के 10 स्पीसीज है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। जो डायरेक्ट रिलेशन में है वो तो ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाएगी। यस बच्चे, यस बच्चे। पार्टीशनिंग क्या है? यूवी पार्टीशनिंग का मतलब ये होता है बच्चे, अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन में दो ऑर्गेनिजम्स एक ही रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज पार्टीशनिंग? तो भाई ये हमारे सामने ये चीज आया है कि कंपटीशन भी है तो भी सरवाइव कर पा रहे हैं, कोई एक दूसरे को किल नहीं कर रहा है। रीजन क्या था? रीजन ये था कि वहां पे रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गई थी। वो क्या था बच्चे कि आपने एरिया डिफाइन कर लिया। जैसे बर्ड्स हैं कुछ जो एक पर्टिकुलर ट्री पे ही सरवाइव कर रही हैं, तो सारे के सारे बर्ड्स ने अपना एरिया डिसाइड कर लिया कि भैया मॉर्निंग के टाइम पे मेरा खाने का टाइम है, आफ्टरनून पे मेरा खाने का टाइम है, रात में मेरा खाने का टाइम है। तो आपने टाइम चेंज कर दिया, आपने फूड हैबिट्स को चेंज कर दिया, आप उसी एरिया में रह रहे हो, तो सब के सब एमिएबल कंडीशंस में फ्रूटफुली कॉर्डली रह पाते हैं। उसको आप रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। ठीक है, मैं लास्ट वाले लेक्चर में बता चुकी हूं बेटा आपको। यस, हम बात कर रहे थे भाई एलियन स्पीसीज की। तो बाहर से अगर मैं कोई भी स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर दूं उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे पहले हार्मनी थी, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अच्छे से अपना काम चला रहे थे, वहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा स्पीसीज को ऐड कर दिया जिससे कि डिस्टर्बेंस आ गई पूरे इकोसिस्टम में। अगर एक स्पीसीज भी डिस्टर्ब होगी तो इवेंचुअली दैट विल डिस्टर्ब द एंटायर इकोसिस्टम, बिकॉज सारी की सारी स्पीसीज तो इंटरकनेक्टेड है। यस बच्चे, तो इंटरकनेक्शन की वजह से एक स्पीसीज का डिस्टर्बेंस विल कॉज अस अ लॉट ऑफ हैवॉक इन द एंटायर इकोसिस्टम। एंटायर इकोसिस्टम आपका वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या क्या मैम याद कर ले, आप ये बता दो भैया। एग्जाम्पल बेस्ड आएगा क्वेश्चन, तो देख लो आप एनसीईआरटी की ये प्यारी लाइनें। एग्जाम्पल तुम याद कर लो, नील पर्च वाला एग्जाम्पल तुम याद कर लो, जो इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेंस शो करती है चिचलिड फिश से। इसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, फिशेस की हालत खराब हो गई, है ना, हालत खराब हो गई। पार्थेनियम के नाम सबने सुना है। वाटर हाइकेंथ का नाम किसने नहीं सुना? बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, बता दो जी चैट बॉक्स में, वाटर हाइकेंथ का नाम किसने नहीं सुना? वाटर हाइकेंथ इकॉर्निया, जो कि मेरा टेरर ऑफ बंगाल है, टेरर ऑफ बंगाल है। इसको जब हमने इंट्रोड्यूस किया बाहर से, भाई हमको लगा इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स इसके, जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो मजे आ जाएंगे।
मजे क्या आ जाएंगे जी कि हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन हो गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हुई कि वाटर हाइकिंग की जो ग्रोथ है ना बच्चे, इट इज फिनोमिनल ग्रोथ। बहुत ही कम टाइम में वो पूरे के पूरे सी एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब पूरे सी एरिया कर लिया तो नीचे रहने वाली जो बेचारी छोटी छोटी फिशेस हैं उनको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? क्या वो सरवाइव कर पाएंगी? आंसर इज नो। बंगाल में तो स्टेपल फूड ही तो फिश है। अब सारी फिश ही मरना शुरू हो जाएंगी तो बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बाहर से कोई भी स्पीसीज को आप इंट्रोड्यूस करते हो वो डिस्टर्बेंस कॉज करती है पूरे इकोसिस्टम में। एम आई क्लियर? मैम कंप्लीट मैराथन क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करो। यू भी बेटा स्टार्ट कर दी है। मॉक टेस्ट पेपर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। कल दूसरे मॉक टेस्ट पेपर की डिस्कशन की बारी है। 2 बजे आ जाना लाइव विद अस ओनली ऑन एट इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। ठीक है, चलिए सुपर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज को एक्सटेंशन। एक कारण ये भी है को जो कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस करता है, विच इज योर को एक्सटेंशन। व्हाट इज दैट? नेचर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साथ साथ चलते हैं, है ना। कहीं आप देखते हो आपके स्कूल में, कॉलेज में कुछ 2 फ्रेंड्स, 2 गर्ल फ्रेंड या 2 बॉय फ्रेंड्स, मतलब लड़के फ्रेंड्स, लड़कियां फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो हर वक्त साथ दिखते हैं। मतलब उनकी ग्रोथ, अगर एक पढ़ने में अच्छा है दूसरा भी पढ़ने में उतना ही अच्छा होगा। एक बेकार है दूसरा भी बेकार निकलेगा। देखना ऐसा होता है ऐसा होता है। क्या कंपैरिजन कर दिया मैम ने, क्या कंपैरिजन कर दिया। तो बच्चे आई एम स्पीकिंग ऑफ दिस थिंग कि अगर मैं बात करूं कि नेचर में अगर एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कनेक्टेड है, अगर उनके फंक्शंस क्रॉस करते हैं, उनके फंक्शन कनेक्ट होते हैं, तो अगर एक का एक्सटेंशन होगा तो दैट विल लीड टू एक्सटेंशन ऑफ अदर वन ऑल्सो। दूसरी भी एक्सटेंट आपकी हो जाएगी। तो व्हेन वन स्पीसीज गोज एक्सटेंट देन द स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट विल आल्सो एक्सटेंट। ए वेरी कॉमन एग्जांपल अगर हम बात करें, बहुत ही कॉमन एग्जांपल की प्रेडेटर एंड प्रे। किस पे डिपेंड करेगा? अपने खाने पानी के लिए फूड कहां से लेकर के आएगा। नेक्स्ट इज प्लांट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर गायब हो गया तो मेरे बेचारे प्लांट का पॉलिनेशन कौन करेगा? पॉलिनेशन अगर नहीं हो पाया तो अपने फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, आगे सीड्स नहीं बन पाएंगे। एम आई क्लियर? तो एक का एक्सटेंशन विल लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ the correlated species. All right, चलिए जी, moving ahead to biodiversity conservation, protection, upliftment and management of biodiversity for a sustainable future, है ना। तो क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए? देयर आर 3 रीजंस, 3 कारण हैं। मैंने आपको समझा दिया कितनी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है हमारे पास प्लांट की, एनिमल की। मैंने आपको समझा दिया कि बहुत लॉस भी हो रहा है इसमें, उसके कारण क्या है वो भी हमने समझा दिया। अब हम समझते हैं कि हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, है ना। तुम पूछते ना कि मैम हम क्यों करें, मुझे आना सेशन में फायदा होगा, तो ऐसा क्यों होगा हमारे को रीजन दो। हम लॉजिकल बच्चे हैं, हमें रीजन दो। तो रीजन है पहला, नैरोली यूटिलिटेरियन आपत्ति। यस, फर्स्ट वन इज नैरो। नैरो का मतलब ये हुआ कि क्या तरीके हैं सिस्टम की। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट्स आपको ऐसी सर्विसेज देते हैं जिसका कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। बट हमें तो वही चीज अच्छी लगती है जिसका पैसा चार्ज हो, जब तक कि कुछ खर्च ना करना पड़े अपनी तरफ से इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो हमें उसमें मजा नहीं आता। सेकेंड है ब्रॉडली, ब्रॉडर वे में अगर हम देखें तो हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए। थर्ड इज योर एथिकल। एथिकल मतलब कि भाई हमारा हक बनता है, हमारा हक बनता है कि हम एक्सक्यूज मी, हमारा हक बनता है कि हम पूरे नेचर को कंजर्व करें। तो स्टार्ट करते हैं जी, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स जो आप ले पाते हैं नेचर से, जैसे कि अनगिनत बेनिफिट की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे।
More than 25% of the drugs currently marketed worldwide are derived from the plants. इतने सारे drugs हैं, इतने सारे medicines हैं, इतने सारे fruit है, इतने सारी shelter भी आप देख सकते हैं, protection भी हमें provide करते हैं, जैसे कि fiber भी produce होते हैं plants जिसको कि आप use करते हो. Fiber में मैं बात करूँ जूट की, wool की, silk की, ये सब आप use करते हो. Food में अगर मैं बात करूँ fruits, drink, fodder, eggs, meat, fish, सब कुछ ecosystem से मिल रहा है. शेल्टर की अगर आप बात करो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए आपके. टेनिन्स है, प्रोटीन है, सेडिमेंटेशन इन वाइन, रेजिन्स है, डाइज है. मेडिसिन की अगर आप बात करें तो क्विनीन है एंड रेस्पिरिन है. तो ये कुछ डायरेक्ट बेनिफिट आप एक्सट्रैक्ट आउट कर पा रहे हो. मूविंग ऑन टू द ब्रॉडली, biodiversity plays a major role in many ecosystem services. बहुत सारी सर्विसेज में, जैसे कि pollination, नेचर की नेचर में हो गया. Is plant grateful to that insect जिसने pollination किया है? Grateful होता है उसके लिए. Then we have oxygen production, major जो आपके प्लांट आपको दे रही हैं. भैया यही ऑक्सीजन की कमी ने कोविड में हमें सिखा दिया कि ये जो ऑक्सीजन जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे को मिल रही है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए. कोविड ने सिखा दिया. ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी की वजह से ही तो प्रॉब्लम हो रही थी सारी की सारी, है ना. उसकी वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम हो रही थी. तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट दे रहे हैं, फिर भी पता नहीं हमको ऐसा क्यों लगता है कि जब तक पैसा खर्च ना हो, जब तक एनर्जी खर्च ना हो, तब तक वो चीज काम की नहीं है ना. तो प्लांट्स को कंजर्व करना चाहिए. आप ये देख पा रहे हो, आप ये समझ पा रहे हो. क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. मूविंग अहेड टू द एथिकल वन. एथिकल हमारा फर्ज बनता है, हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करें. कंजर्व नहीं करेंगे तो इसके रिपरकशंस बहुत ही खराब आपको देखने को मिलेंगे. तो अगर हम बात करें फिलोसॉफिकली तो भी, स्पिरिचुअल वाइज अगर आप देखें तो भी हमें अपने नेचर को कंजर्व जरूर करना चाहिए. ठीक है बच्चे लोग, चैट बॉक्स में जरा धुआं मचा दो. चैट बॉक्स में बता दो मेरे को कि मैम चलो पेपर लीक कर दिया जाए. तो पेपर लीक कर देते हैं भाई. बार बार यहाँ से सवाल आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, विच वंस आर इन सिटू, विच वंस आर एक्स सिटू. इन सिटू में सिर्फ अगर एग्जाम्पल भी याद है ना बच्चे, नैया पार हो जाएगी, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल इन सिटू, हॉटस्पॉट, प्रोटेक्टेड एरियाज जहां पे मेरा बायोस्फीयर रिजर्व है, मेरे नेशनल पार्क है, सेक्रेड ग्रूव है एंड सेंचुरीज है. अगर सिर्फ एग्जाम्पल भी याद है मेरे बच्चे, नैया पार हो जाएगी. इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है मेरे लाल ऑन साइट कंजर्वेशन. वहीं पे ही एनिमल्स को, प्लांट्स को आप रख रहे हो उनके नेचुरल हैबिटाट में, ताकि बायोडाइवर्सिटी को आप कंजर्व कर सको. बिकॉज जितना ये नेचुरल हैबिटाट में रहेंगे उतना ही इनकी लाइफ ज्यादा होगी. ऑल राइट, तो आप हर एक लेवल पे कंजर्व कर सकते हो. तो भैया ये स्लाइड को देख लो, बहुत बार क्वेश्चन आया है यहाँ से. क्या क्वेश्चन आता है बच्चे? शिल्पा, दिव्यांशी, यूवी, मेरी बात सुनो ध्यान से. क्या क्वेश्चन आता है? इनिशियली 25 हॉटस्पॉट थे, अब 9 को भी हमने ऐड कर दिया. तो एग्जामिनर को लगता है कि नीट के बच्चे हैं, कहाँ ऐड करेंगे, 25 ही इनके दिमाग में छपा होगा. तो मेरे प्यारे बच्चों, नागिन की तरह 25 नहीं 34 हॉटस्पॉट्स को दिमाग में छापना है. कितने हॉटस्पॉट्स है बच्चों? बोलो मैम 34 हॉटस्पॉट्स है वर्ल्ड वाइड. इनिशियली 25 थे, उसके बाद 9 हम ऐड कर चुके हैं. दे कवर लेस देन 2% ऑफ द लैंड एरिया. इट इज डेंस इन बायोडाइवर्सिटी. Protection of these hotspots can decrease mass extinction by 30%. 30% को अगर हम बात करें हॉटस्पॉट्स की, तो वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका, हिमालयाज, इंडो बर्मा, ये कवर करते हैं कंट्री का एक्सेप्शनली वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन. ऑन माई बर्थडे एंड एनवायरमेंटल डे. बहुत अच्छी बात है न्यूटन, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना. आप यंगस्टर हो, आपको तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, है ना. यस, सुपर्ब.
तो बच्चे चलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पे। आप याद रखें 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 3 एरियाज होते हैं, ट्रांजिशन, बफर एंड कोर एरिया। तीनों में क्या क्या एक्टिविटीज अलाउड है, क्या क्या एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूं कोर एरिया की, अंदर वाला पार्ट, कोर रिसर्च पर्पस के लिए उसको रखा जाता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च होगा, कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस वहां पे अलाउड नहीं है। क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आया था, क्वेश्चन टाइम, बचा लो क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा गया था कि आपको दे दिया है ऑप्शन में ट्रांजिशन, बफर एंड कोर एरिया, आपसे पूछा है कि किस एरिया में ह्यूमन की एक्टिविटी, ह्यूमन का इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। यस, आपसे ये पूछ लिया गया, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा गया था। दिस इज योर कोर एरिया। देन कम्स बफर, वहां पे टूरिज्म अलाउड होता है, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। बाहर वाला एरिया वुड बी योर ट्रांजिशन एरिया। ह्यूमन सेटलमेंट्स, कैटल ग्रेजिंग हो रही है वहां पे, टिम्बर कलेक्शन हो रहा है, लकड़ियां चुनी जा रही हैं वहां से, मेडिसिन कलेक्शन हो रहा है, टूरिज्म हो रहा है, सारी एक्टिविटी अलाउड है, ह्यूमन का इंटरफेरेंस अलाउड है एट दिस पर्टिकुलर एरिया, है ना। हाँ जी बिल्कुल, क्लासेस के नाम से एक बच्चा, बिल्कुल, कोर एरिया में ह्यूमन का इंटरफेरेंस इज नॉट अलाउड, इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। ऑलराइट, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के आपके तीन एरिया से क्रिस्टल क्लियर होगा। सुपर्ब। चलिए मूविंग अहेड टू नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, वी हैव 90 नेशनल पार्क्स, 90 नेशनल पार्क होता है। भैया मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, अगर आपको इन सिटू एक्स सिटू के एग्जाम्पल याद है, यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। नेशनल पार्क में क्या क्या चीजें अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, टूरिज्म अलाउड है, रिसर्च आप कर सकते हो। ह्यूमन सेटलमेंट, जा करके मैम मुझे तो नेशनल पार्क के अंदर सेटल हो जाना है, मुझे बड़ा मजा आता है प्लांट देख के, मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे तो वहीं पे जाके सेटल होना है। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। कैटल ग्रेजिंग, मैम मेरी भैंसिया को मैं वहां पे चरा के ले आऊं, बहुत सारी वहां पे घास उगी रही है, नो 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 नो, नॉट अलाउड। यस, टिम्बर कलेक्शन, मैं वहां से लकड़ियां चुन के ले आऊं, ना जी ना, बिल्कुल भी ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो क्या चीजें अलाउड है, क्या चीजें नहीं अलाउड है नेशनल पार्क में। मूविंग ऑन टू द सेंचुरीज, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। कितना नंबर है बच्चों, लिख दो जरा चैट बॉक्स में, कितना नंबर है भाई मेरे लाल, लिख दो। 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक फोना। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर एशियाटिक लायंस। हाँ जी लिख दो। हाँ जी बिल्कुल, यस। तो सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ इंडिया की बात करें भैया, 4 सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना बच्चों ने। 448, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, 4 सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं। प्लेसेस होल्ड स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज, ये 4 आपके सामने आपको दिख रहे हैं बहुत अच्छे से। पीपल शो रिस्पेक्ट एंड डिवोशन, डिवोशन को शो करते हैं, हाथ बना हुआ है वहां पे, नमस्ते आप लोग भी कर लीजिए, नमस्ते कर लीजिए, नंबर अच्छे आ जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू X2, X2 के एग्जाम्पल देख लो भैया, X2 के एग्जाम्पल्स देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब ये पढ़ा चुके हैं यार, लिविंग वर्ल्ड में तुमने पढ़ लिया, ज़ूलॉजिकल पार्क क्या होता है भैया, बोटेनिकल गार्डन क्या है, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया, तुम्हारा क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, सीड बैंक्स हो गया, ये सारे मेथड्स है X2 के, ठीक है जी। चलिए, टेकन अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटेट, जहां पे रहते हैं वहां से अवे ले जाते हैं, अंडर ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस, हाँ हमारी गाइडेंस के हिसाब से हम रखते हैं, केप्ट ऑफ साइट, उसको आप कहते हैं जी X2। स्पेशल केयर दी जाती है, यस ऑफ कोर्स, ताकि मिमिक किया जाए नेटिव इन्वायरमेंट को, बट जो मजा नेटिव इन्वायरमेंट में है वो मजा आपको ऑफ साइट में तो नहीं आने वाला है। तो देख लो जी, ज़ूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन्स को कुछ इस प्रकार के आपको दिख रहे होते हैं। सफारी भी आप सब बच्चों ने करी होगी जिम कॉर्बेट में जाके, है ना। व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन? मूविंग अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक, क्रायो प्रिजर्वेशन। व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन? प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग लिविंग सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लॉन्ग टर्म इन लिक्विड नाइट्रोजन। किसमें प्रिजर्व करते हैं बच्चों? बोलो मैम, लिक्विड नाइट्रोजन में, एट ए वेरी लो टेम्परेचर,
196 डिग्री सेल्सियस पे। सवाल में सिर्फ 2 बात पूछी गई हैं आज तक कि क्रायो प्रिजर्वेशन किस चीज में किया जाता है, विच इज लिक्विड नाइट्रोजन, एंड किस टेम्परेचर पे, 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। 2 बातें आपके जहन में होनी चाहिए। मिमिक क्या है? मिमिक मतलब हिंदी में मिमिक क्या बोलते हैं यार? मिमिक्री करना, मतलब उसके जैसा ही दिखना, उसको आप मिमिक कहते हैं। जैसे कपिल शर्मा शो के अंदर मिमिक्री करते हैं ना किसी की, धर्मेंद्र की मिमिक्री कर रहे हैं तो उसकी जैसी बातें बोल के दिखा रहे हैं। मिमिक को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? मिमिक मतलब दोहराना, उसके जैसा दिखना, कैमोफ्लेज करना, दैट इज मिमिक। ठीक है, चलिए सुपर्ब, चले भाई आगे। देख लो जी, सीड बैंक क्या होता है? डब्बों में सीड भर के रख दिए हैं तो वी कैन स्टोर ड्राइड सीड, उसको आप सीड बैंक, हाँ नकल करना, बिल्कुल मिमिक इज नकल करना, ये हिंदी है, करेक्ट बात है। यस, तो दे कैन स्टोर ड्राइड सीड इन द सीड बैंक्स। जेनेटिक डाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक तरीका होता है ये। टेम्परेचर, लाइट एंड मॉइस्चर लेवल को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करा जाता है, क्योंकि सीड को जैसे ही मॉइस्चर मिला वो तो जर्मिनेट कर जाएगा, प्लांट बना देगा। प्लांट बना के पूरा का पूरा स्टॉक मेरा, पूरा का पूरा डब्बा मेरा खराब हो जाएगा। इसीलिए मॉइस्चर का कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे कितना टेम्परेचर है, कितनी लाइट है, मॉइस्चर सबको कंट्रोल में रखा जाता है, सबको कंट्रोल में रखा जाता है। इसी के साथ में आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कल हम वापस से मिलेंगे, 2 बजे लाइव मिलेंगे विद मॉक टेस्ट पेपर सेकंड। यस एवरीवन, एंड हम 6 बजे भी लाइव मिलने वाले हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन कि आप 350 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हो, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। सो बी लाइव एवरीवन, लाइव आ जाना सारे बच्चे, मोहल्ले में शोर मचा दो, थंबनेल्स तुम्हारे रेडी है, तुम देख सकते हो क्लास को। कल मुझे लाइव मिल जाना मेरे सारे के सारे बच्चे। ऑलराइट एवरीवन, तो चला जाए, मिलते हैं कल की क्लास में। ख्याल रखो, टाइम वेस्ट मत करो, लास्ट का टाइम है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, अपनी तैयारी का भी ख्याल रखो। इस टाइम में ऐसी एक्टिविटीज करो कि आपके जो मार्क्स है वो बढ़े, कम ना हो। ठीक है बच्चे, चलो जी, तो मिलते हैं कल की क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय एवरीवन।